सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण सेशन में। आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भारत में उच्च न्यायालय। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे। इन प्रश्नों के बाद में आपको इससे संबंधित कोई भी बिंदु रह नहीं जाएगा। हर एक चीज़ 50 प्रश्नों के माध्यम से मैंने कवर की है। तो एक बार कहना चाहूँगा, क्लास को पूरी जरूर देखिएगा, उसके बाद में अपना प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, अनुच्छेद 214 यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, अनुच्छेद 214। देखिए, अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यहीं पे बात करें अनुच्छेद 215 की, अनुच्छेद 215 तो ये क्या कहता है? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है, जिसमें न्यायालय को अभिलेख के रूप में मान्यता अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति भी दी गई है। यहीं पे अनुच्छेद 216 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान, उच्च न्यायालय गठन का प्रावधान और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पूछा गया है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय बिल्कुल सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी, 1 जुलाई 1862 को हुई थी। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, पहले न्यायाधीश कौन थे? पूछा जा सकता है कि जो सबसे पुराना न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसके पहले न्यायाधीश तो सर बांस पीकॉक ये पहले न्यायाधीश थे। यहीं पे अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो यहाँ पे क्या रहेगा? न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। आगे देखिएगा, 14 अगस्त 1862 बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसके तुरंत बाद में 14 अगस्त 1862 को। इसी तरह से मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1862 को। अगला प्रश्न हमारा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217 के तहत। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका दिल्ली होगा, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। इसका जो स्थापना वर्ष है 1966 में स्थापित है, 31 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो कितनी होती है? तो वो होती है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष आयु का प्रावधान है अनुच्छेद 217 में। किस अनुच्छेद में? 217 के 1 में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर पूछा जाए तो वहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो अनुच्छेद 217 है ये न्यायाधीश के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद माना गया, जिसमें न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयु है इसका भी वर्णन किया गया है। अगर बात करें मूल रूप से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति है 60 वर्ष थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन में जो कि 1963 में हुआ था, इसमें जो है आयु बढ़ा करके 62 वर्ष की गई है। ये भी पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे राज्यपाल सही उत्तर आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 219 के तहत, अनुच्छेद 219 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना संसद कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, संसद। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत संसद को अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।
उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 215 में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, 215 में इसकी शक्तियों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें निर्णय का संरक्षण, अवमानना के लिए दंड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया, जिसमें न्यायाधीश को जो है सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देखिए, अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? भारत में पहला उच्च न्यायालय मैंने सबसे पहले प्रश्न में बताया था, जहाँ पर पूछा गया था कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 1862 कलकत्ता हाई कोर्ट, 1862 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? किस अधिनियम के तहत? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये जो अधिनियम है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इसने ब्रिटिश क्राउन को भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया था। महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। न्यूनतम आयु कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। देखिए, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। लेकिन इसकी पात्रता की कुछ शर्तें हैं जो कि अनुच्छेद 217 में देखने को मिलती हैं। इसमें से क्या क्या है? देखिए, एक तो नागरिकता है, भारत की नागरिकता। दूसरा क्या है? न्यायिक अनुभव 10 वर्ष का, 10 वर्ष। इसी तरह से भारत के किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। वकालत का अनुभव भी होना चाहिए। वकालत का अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए? 10 वर्ष का होना चाहिए। यहीं पे अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु ये 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष तक का अधिवक्ता रहना चाहिए? तो अभी मैंने बताया था 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? देखिए, इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पे संसद करता है। संसद अनुच्छेद 221 के तहत, 221 के तहत ये अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण करता है। वर्तमान में वेतन उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका वेतन 2.5 लाख है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? उच्च न्यायालय जो है ये किस प्रकार का न्यायालय है? सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16। देखिए, मूल एवं अपीलीय दोनों तरह का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, जो कि भारतीय न्यायिक में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जिला व अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्य करता है। किस प्रकार का है? तो मूल और अपीलीय दोनों प्रकार का। अगला देखिए, रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? रिट जारी करने की शक्ति जो है ये उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 226। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 226। देखिए, रिट की प्रकार अगर यहीं पे पूछा जाए, रिट के प्रकार, तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, 5 प्रकार। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। कौन सी रिट है? देखिएगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध, एक अधिकार परीक्षा, एक उत्प्रेषण। ये 5 तरह की रिट होती हैं। इनको आप सभी लोग लिख सकते हैं कॉपी में। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों की संख्या कितनी है? तो रिटों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा, पुराना हमने पढ़ा था, लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है और इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए, देखिए सबसे छोटा, तो ये आपका सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखिए, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो 4 राज्यों पर है।
कौन कौन से हैं? देखिए, असम है एक, असम, इसी तरह से नागालैंड है, नागालैंड, मिजोरम है, मिजोरम, इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है यह स्थानांतरण अपनी इच्छा से नहीं बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 222, अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 222 के तहत करता है। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तबादला कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 222 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, न्यायाधीशों के स्थानांतरण में राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? देखिए, किससे परामर्श करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 222। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। कितने हैं? 25 हैं, जिसमें सबसे नया जो है आंध्र प्रदेश है। अगर पूछा जाए 25वां कौन सा अभी बना है सबसे नया, ये एपी का जो है उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई है। देखिए, सबसे पुराना कलकत्ता आप सभी लोग जानते हैं, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में एक विशेषता है कि ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है जिसका कार्य क्षेत्र सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी स्थापना पूछी गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1966। 1966, 31 अक्टूबर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई है वो दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे दिल्ली होगा। मैंने अभी बताया था ना, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है और सिंगल है, तो इसका कार्य क्षेत्र सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश पे है जो कि दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल के अतिरिक्त किससे परामर्श लिया जाता है? राज्यपाल के अतिरिक्त किससे परामर्श लिया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो अधिकतम 2 वर्ष यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 224 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 224। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। देखिए, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है? बताइए, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर कार्यभार के अनुसार नियुक्त करना आवश्यक समझता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा काम करता है? किस अनुच्छेद के तहत? 216 के तहत। न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 216 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे नया उच्च न्यायालय पूछा गया है, तो ये आपका एपी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये 25वां उच्च न्यायालय है, 25वां, जो कि 1 जनवरी 2019 को स्थापना इसकी हुई थी। और ये कहाँ है? अमरावती में है। ये अमरावती, आंध्र प्रदेश। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर, उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधी संसद का अधिकार किस प्रकार का है? देखिए, किस प्रकार का है पूछा गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? न्यायिक, विधायी, कार्यपालिका या फिर वित्तीय। तो विधायी सही उत्तर आपका हो जाएगा। उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित संसद का जो अधिकार है वो विधायी है। विधायी है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 230 और 231 में संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा किसी भी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन करेगा। 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर उसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगा। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? देखिए, उच्च न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ना कि सर्वोच्च के अंतर्गत, ना कि संसद, ना ही राष्ट्रपति। तो ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति किसे है? उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति किसे है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय, संसद, उच्च न्यायालय या फिर राज्यपाल? बताइए। प्रश्न नंबर 34, यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने बताया था कि उच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति उच्च न्यायालय को ही है, अनुच्छेद 215 के तहत, 15 के तहत। ये महत्वपूर्ण है। देखिए 215 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है, इसमें प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये भी कहा गया है। इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति निहित है, ये 215 अनुच्छेद में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उच्च न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए इलाहाबाद, प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज नया नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की खंडपीठ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका खंडपीठ अगर पूछा जाए तो ये लखनऊ में है, लखनऊ में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। लखनऊ विभूति खंड गोमती नगर में है, विभूति खंड गोमती नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की रिट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से किस दृष्टि से व्यापक है? देखिए उच्च न्यायालय की जो रिट शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किस दृष्टि से व्यापक है, यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 37, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्राधिकार। देखिए क्षेत्राधिकार की दृष्टि से व्यापक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? उच्च न्यायालय जो है ये किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, ये तीनों तरह के मामलों की सुनवाई करता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसे होता है? देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने का अगर पूछा जाए अधिकार किसे होता है तो ये संसद को होता है। ऑप्शन नंबर सी, संसद को ही इसके गठन करने का अधिकार है और संसद को ही इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाने का, क्षेत्राधिकार बढ़ाने या घटाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर भी है? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब व हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए चंडीगढ़ इसमें दिल्ली आते थे और पंजाब और हरियाणा, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो दिल्ली के लिए जो है उसका खुद का 31 अक्टूबर 1966 को अलग से एक उच्च न्यायालय बना था, तो अब दिल्ली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है और अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 अनुसूची पूछा जाए तो तीसरी अनुसूची में है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? निधि पूछा गया है यहाँ पे, तो संबंधित राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत न्यायाधीशों का वेतन जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 217 में वर्णित है, खंड 2 में है, 217 के खंड 2। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार पर अधिकार रखता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? प्रश्न नंबर 44 का देखिए, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है? उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 235 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ये जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय के हाथों में सौंपता है, अनुच्छेद 235। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका है। देखिए न्यायाधीश अनुच्छेद 229 के तहत, अनुच्छेद 229 के तहत। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था 231 में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है दोस्तों, और कार्यक्षेत्र इसका पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। इसका कार्यक्षेत्र अगर पूछा जाए तो पंजाब है, पंजाब, हरियाणा है, हरियाणा, इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते सेवा काल में कैसे होते हैं? घटाए जा सकते हैं तो ये गलत है, बढ़ाए जा सकते हैं
ये सही है आपका। प्रतिकूल रूप से नहीं घटाए जा सकते हैं या फिर राज्य सरकार तय करती है, तो घटाया नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, घटाया नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सेवा काल के दौरान जो है घटाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में जो कि एक अपवाद के रूप में आती हैं, उसमें किस स्थिति में घटाया जा सकता है वेतन, तो वित्तीय आपातकाल ये कौन लगाता है, तो ये राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 360 के तहत ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। तब जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित मूल उद्देश्य क्या है? प्रशासन चलाना, न्याय प्रदान करना, कानून बनाना या फिर चुनाव कराना? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगली क्लास हमारी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आएगी। आज की क्लास में मैंने उच्च न्यायालय को काफ़ी अच्छी तरह से आप सभी के सामने डिस्कस किया। तो आज की क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।